बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ वीडियो आप देख रहे होंगे जिस पे ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर वीडियो के अंदर लिखा हुआ और नज़र आ रहा होगा, लेकिन बाय थंबनेल पे उसका क्वेश्चन नंबर या एक्सरसाइज नंबर मैंने और लिखी हुई होती है। उसकी बेटा वजह यह है कि वो जो वीडियो बनी हुई है, जैसे अभी ये वीडियो बन रही है, इस वक्त इस क्वेश्चन का नंबर 2 है। तो जब नए साल में नई बुक आती है तो वहाँ पे फिर इसका एक्सरसाइज भी चेंज कर देते हैं और बाद दफ़ा उसका क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आपको थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ और नज़र आ रहा होता है और वीडियो के अंदर उसका क्वेश्चन नंबर या एक्सरसाइज नंबर और नज़र आ रही होती है। अलबत्ता जो भी थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन वो लिखा होता है उसको अपनी बुक के साथ टैली करें और आगे इसको समझने की कोशिश करें। तो अब इस क्वेश्चन में है बेटा कि इफ़ गिवन दैट, ये यूनिवर्सल सेट का साइन होता है। यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है और ए सेट है फैक्टर ऑफ 12। अगर यूनिवर्सल सेट दिया हो ना तो उसके बाद जितने भी सेट दिए होते हैं उनके एलिमेंट उसी यूनिवर्सल सेट के अंदर से होते हैं, उसके बाहर से नहीं हो सकते। अब जिसके फैक्टर ऑफ 12 हैं, 12 के जितने फैक्टर हैं वो इसमें से ही लेने हैं, इससे बाहर नहीं लेने। इस तरह बी सेट है इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से? इसमें इवन नंबर वो वाले होंगे जो यूनिवर्सल सेट में से ही होंगे, यानी ये जो लिखा हुआ 3 से लेके 10 तक जितने भी इसके अंदर अंदर जितने इवन नंबर हैं वो वाले ही हमने लेने हैं। तो आइए अब इसका मालूम करते हैं कि ये क्या है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो यूनिवर्सल सेट ये आ गया। जैसा मैंने पहले बताया कि जो बाकी सेट होते हैं ना उसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर से होते हैं, इसके बाहर से नहीं हो सकता। ये एक रूल है मैथ का। तो ए सेट के जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं यानी कि 12 के फैक्टर हैं, वैसे तो 12 के फैक्टर ज़्यादा हैं, लेकिन हमने सिर्फ 12 के फैक्टर यहाँ पे वो वाले लिखने हैं जो इस वाले यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। तो जैसे मैं आपको लिख भी देता हूँ पहले सारे के 12 के फैक्टर कौन से होते हैं, यानी कि 12 किन किन नंबर से डिवाइड होता है। 12 बेटा 1 से डिवाइड होता है, 1 और 12 से डिवाइड होता है, 2 और 6 से भी डिवाइड होता है, 3 और 4 से भी होता है। ठीक है ना। ये 12 के फैक्टर मालूम करने का तरीका है। एक फैक्टर होते हैं, एक प्राइम फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 12। इन 6 नंबरों से 12 डिवाइड होता है। लेकिन हमने यहाँ पे ये 6 के 6 नंबर नहीं लिखने, बल्कि हमने वो वाले नंबर यहाँ पे लिखने हैं, वो वाले फैक्टर लिखने हैं जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। तो अब देखें कि इसके अंदर इसके अंदर कौन सा मौजूद है? 3 भी है, 3 4 6, 3 4 और 6। आई बात समझ कि वो वाले एलिमेंट हमने लिखने हैं 12 के फैक्टर जो यूनिवर्सल सेट के अंदर दिए हुए हैं, सारे के सारे फैक्टर नहीं लिखने। अब बी सेट के भी हमने, तो अब इसमें इवन नंबर हमने वो वाले इवन नंबर लिखने हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये आगे बी के तमाम एलिमेंट्स। अब n इंटू ए का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए के अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी है? 1 2 3। इसके एलिमेंट हैं 3, तो इसका 3 आंसर आ गया। तो बी पार्ट में है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर के एलिमेंट की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम भी कर सकते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन तो फिर हम ज़बानी भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन दो सेटों का वही होता है ना जो एलिमेंट सेम होते हैं। तो कितने एलिमेंट इसमें सेम है? एक 4 सेम है और दूसरा 6 है। दो ही एलिमेंट सेम है तो इसका आंसर वैसे 2 आएगा, लेकिन मैं इंटरसेक्शन आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। तो दोनों सेटों में ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं, एक 4 है और दूसरा 6 है और इसके अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 2। तो अब ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा उस आंसर के एलिमेंट की तादाद हमने बतानी है। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेटों का जिसका यूनियन मालूम करना है, दोनों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर लेना है और तरतीब के साथ कर लेना है। 4 है, इसके बाद 6 आ गया, इसके बाद 8 आ गया, फिर 10 आ गया। अब देखो जो दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट इसके अंदर आ चुके हैं, जो दोनों में थे उनको हमने एक दफ़ा लिख दिया है। तो कितने एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी के? 1 2 3 4 5।
तो इसके अलावा मार्केट्स में जो इसकी की बुक्स आई हुई हैं, गाइड आई हुई हैं, उन पे भी ये क्वेश्चन अगर सॉल्व हैं तो उन्होंने बहुत सारी उन्होंने गलत भी किए हुए हैं। आप बस इसके रूल को बस फॉलो करें कि जो इसका रूल है तो उस रूल के मुताबिक आप लोग बस इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट है बी कंप्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बी कंप्लीमेंट हम कैसे मालूम करेंगे? कंप्लीमेंट जिसका भी मालूम करना होता है ना, जिस सेट का भी कंप्लीमेंट मालूम करना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट के पहले एलिमेंट लिख लें जो भी हैं, तो फिर बी सेट जो भी बाहर वाला सेट है फिर उसके एलिमेंट। तो इसमें डिफरेंस में या इसमें से इसको माइनस करने का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले तमाम एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। तो इसमें आ जाएंगे 3 इधर है उधर नहीं है, 4 उधर भी है, 5 उधर नहीं है, 6 उधर है लेकिन 7 उधर नहीं है, 9 उधर नहीं है। तो ये वाले एलिमेंट ही हैं जो इधर हैं पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तब देखें कि इसमें एलिमेंट की तादाद, क्योंकि हमने यहाँ पे पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट का ये आंसर आ चुका है। तो इसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके आंसर आ जाएगा इसका 4। क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ 2, 3 एंड 5। इनके सबसेट जो है ना वो तमाम के तमाम उनके सबसेट मालूम करें। तो इनके बेटा जो भी सबसेट, जब भी किसी भी सेट के सबसेट मालूम करने होते हैं तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखा जाता है। ये तो बिना सोचे समझे सबसेट आप लोगों ने लिख देना है ना। उसके बाद हर एलिमेंट को बारी बारी अलग अलग इन ब्रैकेट्स में क्लोज करते जाना है और अगला एलिमेंट लिखने से पहले दरमियान में कॉमा लगाना है। फिर 5, ये अलग अलग सबको एक एक सेट में क्लोज कर दिया। उसके बाद एक एक के बाद 2 2 को, पहले 2 और 3, ये 2 के ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है, पहले 2 को 3 के साथ फिर 2 को 5 के साथ इनका पेयर बना देना है 2 और 5। ये 2 के साथ सारे बन चुके हैं। अब 2 की कहानी होगी ख़त्म। अब 3 पे आ जाएं। ये चलना आगे को होता है, ये सब सेट में ना आगे को चलना होता है, पीछे को नहीं आना। 3 के साथ 2 नहीं आना, 3 के साथ अब 5, 3 और 5। अब आगे तो 5 के है ही नहीं है कि 3 को उसके साथ मिलाते। अब एंड पे इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे 2, 3 एंड 5। तो ये बेटा इसके तमाम सबसेट बन चुके हैं। क्वेश्चन है इफ इट इज गिवन दैट f इक्वल टू ये सेट है, g इक्वल टू ये सेट है, h इक्वल टू ये सेट है और j इक्वल टू ये वाला सेट है। लिस्ट, क्या लिस्ट करना है? क्या अब हमने इसको इनका कोई लिस्ट बनानी कह लें। ये g इंटरसेक्शन h, f यूनियन h और j इज द सबसेट ऑफ 2 ऑफ द सेट विच आर द 2 सेट। तो कह रहे हैं कि j इनमें से किसी 2 सेटों का सबसेट है तो वो सबसेट कौन से हैं। फिर आगे इनका कोई यूनिवर्सल सेट भी लिखना है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जी इंटरसेक्शन एच। तो इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट नीचे लिखे जाते हैं जिन 2 सेटों का इंटरसेक्शन हो, मीन के इन दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट जो सेम है दोनों में। एक इसमें आप देखें 11 दोनों तरफ आ रहा है और दूसरा 13 दोनों तरफ आ रहा है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एच का। सेकंड पार्ट है एफ यूनियन एच। तो इसमें एफ यूनियन एच है तो ये इनके सेट लिख दिए। अब 2 सेटों के यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठे करके एक ही सेट के अंदर लिख देना। अगर ये नंबर्स हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स हैं तो इनको तरतीब से लिख दें, कोई असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या डिसेंडिंग में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। या सबसे छोटा 10 दोनों तरफ है उसको एक दफ़ा लिखेंगे। 10 के बाद यही आते हैं 11, 12, 13, 13 के बाद ये 20, 30 एंड 40। तो ये एफ यूनियन एच का ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में है जे इज अ सबसेट ऑफ 2 ऑफ द सेट्स विच आर द 2 सेट। कि जे 2 सेट का सबसेट है, वो सेट कौन से हैं। अब ठीक जे के एलिमेंट हैं 11 और 12। तो हमने देखना है कि ये दोनों एलिमेंट 11 और 12 और कौन कौन से सेट्स के अंदर हैं। 11 और 13। 11 और 13 इसमें जी सेट में भी है 11 और 13, और 11 और 13 इस एच सेट में भी है। तो इसका मतलब हुआ है कि जो जे है ये जी और एच
दो सेट का सबसेट है। तो इस तरह करके लिख देंगे जे इज़ अ सबसेट ऑफ जी एंड एच। तो क्योंकि जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे हमारे सामने इसके वो सेट लिखे होंगे, तो दोबारा से इस पार्ट के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब ये सारा कंप्लीट हम पार्ट कर रहे होंगे तो हम ऐसे करके इसको लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है सजेस्ट आ सूटेबल यूनिवर्सल सेट फॉर एफ जी एच एंड जे। ये चार सेट है ना, एफ जी एच और जे, इन सारों के लिए वो कह रहे हैं कि चारों के लिए कोई यूनिवर्सल सेट आप बनाएं, सजेस्ट करें क्या होता है। यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, उसके अंदर इन तमाम सेटों के तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं। अगर हम इन चारों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर इकट्ठे कर दें तो वो सेट इन सब का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो इन तमाम के एलिमेंट्स को अगर चारों के एलिमेंट को सामने रखें तो सबसे छोटे एलिमेंट कौन सा है, ये 10 है। 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 13 के बाद देखो इसमें आ जाता है 17, 19, 17, 19, फिर उसके बाद 20 भी आ जाता है उसमें, 30 एंड 40। अब यहाँ पे आके ये अगर आप दोबारा यहाँ पे सोच सकते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो यहाँ पे था चारों में लेकिन यहाँ पे नहीं आया। अगर यहाँ पे कोई रह जाए, हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो उस एलिमेंट को हम आगे भी लिख सकते हैं। इनमें तरतीब का होना ज़रूरी नहीं है, उन एलिमेंट के सारे का होना ज़रूरी है। तो ये वैसे आपको बताया, वैसे तो हम साथ साथ इनकी तरतीब का ख्याल हमने रखा भी है, लेकिन रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको एहतियातन एक ऑप्शन बताया है। नेक्स्ट है कि आप व्हाट कैन यू से अबाउट एफ इंटरसेक्शन जे। तो पहले तो हम इसका एफ इंटरसेक्शन जे मालूम कर लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो जब हमने इनको लिखा और फिर हमने देखा कि इन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो इनका जो आंसर है वो एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है ना, एम्प्टी सेट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही इसका आंसर ठीक है, ऐसे भी ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंट इट थ्रू वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के थ्रू जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसका है कि सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो अब इसके अंदर क्योंकि उन्होंने दो सेटों की बात की है, एफ और जे की, तो इसके एलिमेंट से हमें अंदाज़ा हो गया कि इनके कोई एलिमेंट भी आपस में सेम नहीं है, सांझे नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो इनका सर्कल भी इस तरह से अलग अलग बनेगा, एफ का अलग से बनेगा और जे का अलग से बनेगा। ठीक है, अगर एलिमेंट उनके आपस में सेम नहीं है तो उनका एरिया भी आपस में सेम नहीं है। एक को एफ कह लें और एक को जे कह लें। एफ के अंदर आप एफ के एलिमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं तो जो इसका डायग्राम का मेन कंसेप्ट है कि वो सर्कल ही शो करने होते हैं कि सर्कल आपस में साझे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो शो हो चुके हैं। तो ये एक्स्ट्रा काम अगर आप कर देंगे तो भी ठीक है। इसके अंदर लिख दें ये यूनिवर्सल सेट है, ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट, और इस तरह कैपिटल यू के साथ भी यूनिवर्सल सेट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट के लिए और टीचर जो हजरात ख़वातीन हजरात जो देख रही हैं वो भी लाजमी तौर पे इसको गौर करें। इसमें मैं एक बात कहने वाला हूँ, आपने मुझे उसमें बताना है कि क्या वो बात एम आई राइट और नॉट। इसमें यह है कि इसमें यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, ए सेट ये दिया हुआ है, बी सेट में है ऑड नंबर बिटवीन 2 and 8। 2 and 8 के बिटवीन जितने भी ऑड नंबर हैं वो इनके बिटवीन, उसमें ये दो नंबर शामिल नहीं है। तो हमने 2 और 8 के दरमियान में ऑड नंबर, वैसे तो हम इसके दरमियान में भी वही आ रहे हैं, लेकिन इसका तल्लक अगर यूनिवर्सल सेट दिया हो तो बाकी तमाम सेटों का तल्लक यूनिवर्सल सेट से होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं। तो इसके दरमियान में आ जाता है ऑड नंबर में आ जाता है 3, 5, 7 और 8 के बिटवीन का तो 3, 5, 7 ही रह जाएगा। ये बी सेट आ गया। अब इसी तरह इसका तो चलो आंसर उसके अंदर से आ रहा था, लेकिन जो सी सेट है स्क्वायर नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 10 या उससे छोटे जो स्क्वायर नंबर होते हैं। स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं। तो 10 से छोटे वैसे तो होते, उसमें आ जाते हैं कि 1 भी किसी का स्क्वायर होता है, 4 भी होता है 2 का, वो 3, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये स्क्वायर नंबर होते हैं। इसके बाद और भी आगे होते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर जिसको हमने इससे पहले भी समझा हुआ है। तो लेकिन उन्होंने कहा 10 से लेस देन 10। तो अब हमने ये स्क्वायर नंबर वो वाले लिखने होते हैं जो हमारे इस
यूनिवर्सल सेट के अंदर दिए हों। लेकिन बुक के ऊपर जो आंसर है, बुक के ऊपर आंसर में उन्होंने 1 भी साथ शामिल किया हुआ है, जबकि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में यही आता है कि बाकी तमाम सेट का वो यूनिवर्सल सेट उस वक्त ही बनता है जब वो बाकी तमाम सेट उसके सबसेट होंगे। ये सबसेट होंगे और ये इनका सुपर सेट होगा, जिसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। अगर बाकियों के एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, कोई मिसिंग है, तो फिर ये यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा। तो न जाने क्यों बुक में भी उन्होंने 1 भी साथ इसके शामिल किया हुआ है, हालांकि 1 इसके यूनिवर्सल सेट के अंदर शामिल नहीं है। तो इसको तरह इस बात पॉइंट को आप लोगों ने गौर करना है। तो लिहाजा इसमें 1 को मैं शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि 1 हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं है। हमने सिर्फ इसके वो स्क्वायर नंबर लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं, वो हैं 4 और 9। तो मैं तो बहरहाल जो रूल है उसके मुताबिक कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कहते हैं कि 1 उन्होंने शामिल किया हुआ है, उसके मुताबिक आंसर है, तो फिर आप जो बच्चे जिनको टीचर्स हजरात कहें कि आपने 1 भी साथ अटैच करना है, तो वो यहाँ पे 1 करके बाकी क्वेश्चनों को उसके मुताबिक 1, 4, 9 के साथ करते जाएँ। अलबत्ता मैंने जो मेरी समझ है, जितना को जो भी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक मैं कर रहा हूँ। अब इसमें है पार्ट इसका बी है, बी में है कि बी के एलिमेंट लिखें। तो बी के एलिमेंट हमने ये लिख दिए हैं। ये हमारा इसका ए पार्ट का भी आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि ये बी के एलिमेंट है, ये भी हो गए। अब इसका नेक्स्ट जो है बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो ये ए है, ये बी है, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है? इसमें कॉमन सिर्फ 5 आ रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में है ए यूनियन बी। 2 सेटों के यूनियन में दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना होता है तरतीब के साथ। ये ब्रैकेट्स हैं साइडों पे, जल्दी में ऐसे करके लिखी गई हैं। तो ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है ए कंप्लीमेंट मालूम करें। तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट को बी माइनस करेंगे उसी का कंप्लीमेंट बन जाता है। यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे तो ए का कंप्लीमेंट बन जाता है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, फिर ए सेट लिख लेते हैं। तो इसमें यूनिवर्सल ये ए आ गया। अब इसका आ जाएगा जो इधर हैं और उधर नहीं है। 3 है इधर, 4, 5, 6 इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन 7, 8 और 9 ये वो तमाम एलिमेंट हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। माइनस का मतलब ये होता है। तो यूनिवर्सल में से जिसको भी माइनस करो उसी का कंप्लीमेंट बन जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है द कंप्लीमेंट ऑफ बी। ऐसे लिख दें बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ बी, या बी के ऊपर डैश डाल देते तो उसका मतलब भी कंप्लीमेंट ही था। तो अब यहाँ पे वो वाले तमाम एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। 3 है दोनों तरफ ही है, 4, 5 भी दोनों तरफ है, 6, 7 भी दोनों तरफ है, फिर 8 और 9 ये वो 4 एलिमेंट हैं जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। नेक्स्ट एफ पार्ट है कि ए कंप्लीमेंट का और बी का इंटरसेक्शन मालूम करें। तो अब अगर हमने जिस तरह इस क्वेश्चन में पहले हमने ए इंटरसेक्शन मालूम किया हुआ है, अगर ये ना भी मालूम किया होता तो इसके लिए हमने मालूम करना था ए इंटरसेक्शन और ए कंप्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन। तो ये हमने मालूम करना है। तो ए इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने पहले मालूम की हुई है, ये वाली 3, 7, 8, 9। तो पहले ए कंप्लीमेंट का आंसर लिख देंगे 3, 7, 8, 9 और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है बी सेट में आपके पास ही है, वो बुक के ऊपर भी आपको नज़र आ रही होगी 3, 5 एंड 3, 5 एंड 7। तो आप इन दोनों में देखोगे कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं 3 दोनों तरफ आ रहा है और 5 तो दोनों तरफ नहीं है, 7 है इसके बाद। ये 2 एलिमेंट हैं जो दोनों में एक कॉमन है, मीन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो अब जी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अगर होल कंप्लीमेंट हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व किया जाता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी पहले मालूम किया जाता है, फिर जब आंसर आ जाएगा जैसा कि हमने ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाला हुआ है तो इसका तरीका ये होता है कि यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से जिसको भी माइनस करें उसी का कंप्लीमेंट बन जाता है। तो पहले ये यूनिवर्सल सेट आ गया, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का हमने आंसर पार्ट बी में निकाला हुआ है तो 5 आंसर आया था उसका 5। तो यहाँ पे 5 हमने लिख दिया।
तो अब नीचे वो वाले तमाम एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। इसमें 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 इधर है, 5 इधर भी है, इसलिए 5 नहीं आएगा। 6, 7, 8 एंड 9। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट है लिस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो बी और सी के हमने एलिमेंट पहले निकाले हुए थे, बी के एलिमेंट ये वाले हैं और सी के एलिमेंट जो मैंने जिस पे कहा था कि मुझे इख्तलाफ है वो 4 और 9 ये हैं। अगर आपके टीचर साथ 1 भी लिखवाते हैं तो आपने टीचर से रहनुमाई लेनी है। तो इनका जब इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेटों के तमाम कॉमन एलिमेंट जो सेम है, एक जैसे हैं, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम ऐसे इनका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में है लिस्ट द यूनियन ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी का यूनियन। तो ये बेटा ए के एलिमेंट हैं, ये सी सेट के एलिमेंट हैं, तो दोनों का यूनियन मालूम करना है। तो ये बार बार ये ज़हन में कह रहा हूँ आपको, ये बार बार ज़हन में आ रहा है कि यहाँ पे बुक वालों ने जो पीछे आंसर दिए हैं उन्होंने 1 भी इसको शो किया हुआ है। फिर भी आपने टीचर से कहें और टीचर्स भी अपने मज़ीद जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनसे इसका मशवरा करें कि क्या ये बात ठीक है या नहीं ठीक। बुक में पीछे यहाँ पे 1 भी दिया हुआ, जो मेरे पास एडिशन है, मे भी नई जो बुक आ जाए, जो बाद वाले एडिशन आए तो उसमें चेंज आई हो। इसका ये बेटा आंसर है। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है राइट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी। तो सी सेट के एलिमेंट्स की तादाद। तो मैंने कि जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया कि मैंने ये वाले एलिमेंट इसके लिखे हैं सी के, तो ये 4, 9, ये टोटल कितने हैं, ये 1, 2। मैंने 1 को नहीं लिखा तो मैं इसलिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सी के 2 एलिमेंट ही लिख रहा हूँ, जो कि बुक वालों ने पीछे 3 लिखे हुए हैं। इस तरह नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन सी। ए यूनियन सी के एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। ए यूनियन सी अभी हमने ये थर्ड पार्ट में मालूम भी किया था ये। तो इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। तो मैं इसका जो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का 4 लिख रहा हूँ। बुक के पीछे 5 लिखा हुआ है क्योंकि बुक वालों ने सी के साथ 1 भी लिखा हुआ था, इसलिए ये मैं 4 लिख रहा हूँ। जो मैंने रूल बताया वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कम्प्लीमेंट। तो पहले बी कम्प्लीमेंट हमने मालूम कहीं नहीं किया हुआ, शायद ये किया हुआ है। तो इसका जब अगर हमने मालूम किया होगा तो फिर हम वहीं से इसके एलिमेंट्स की तादाद देख के लिख लेंगे। अगर मालूम ना किया हो तो हम इसको मालूम कर लेंगे। तो ये देखें कि ये ई पार्ट में हमने किया था बी कम्प्लीमेंट, तो इसमें आ जाते थे 1, 2, 3, 4। तो इसके एलिमेंट्स की तादाद 4 है, यानी कि 4 है, यानी कि स्लोर है। तो ये बेटा इसके एलिमेंट्स की तादाद आ गई। इस क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर ये मुख्तलिफ फ्रूट्स नेम दिए हुए हैं और ये सेट में अंदर भी अदर फ्रूट्स नेम्स या इसी के सबसेट है। एंड बी में भी कुछ फ्रूट्स के नेम दिए हुए हैं। तो इसमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी एंड रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो पहले हम इसका ए यूनियन बी मालूम करते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ये वाला क्वेश्चन वैसे इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ये बड़े बड़े एक एलिमेंट ही देखो कितने कितने बड़े स्पेलिंग है। ये एक पूरा पैराग्राफ की शक्ल ही लग रही मुझे। तो अब इसमें यूनियन में आ जाता है कि वो वाले एलिमेंट आने हैं जो दोनों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर हमने इकट्ठा कर देना है। जैसे देखो इसमें मैंगो दोनों तरफ था, ये भी आ गया। अब इसमें बनाना, एप्पल दोनों तरफ हैं, ये भी एक दफ़ा लिखेंगे एप्पल। उसके बाद ग्रेप्स और उसके बाद स्ट्रॉबेरी। तो ये तमाम एलिमेंट्स को इधर इकट्ठा कर दिया गया है। अब ये इंटरसेक्शन भी मालूम करते हैं। तो अब इन दोनों सेटों का जब हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो दोनों सेटों के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जो सेम है। एक मैंगो दोनों तरफ आ रहा है और एक एप्पल दोनों तरफ आ रहा है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है एंड रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन बाद की बात है, पहले भी जब जिन 2 सेटों को वेन डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करना हो ना, उनकी डायग्राम एक तरह की बनती है
अगर यूनियन है या इंटरसेक्शन है वो सिर्फ शेड में फ़र्क आता है। तो जैसा कि हमें अंदाज़ा हो रहा है इसके इंटरसेक्शन में कि इसके कुछ एलिमेंट जो दो एलिमेंट हैं वो इनके साझे हैं या सेम है, बाकी कुछ एलिमेंट इनके आपस में सेम नहीं है। तो इसका मतलब कि इनके कुछ ये जिनके दो सेटों के अगर कुछ एलिमेंट आपस में सेम आ रहे हों उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो इसमें ये ए और बी ओवरलैपिंग है। तो इसका जो है वेन डायग्राम इस तरह करके बनेगा। अगर ए सेट है ऐसे ए कर लें और बी के कोई, क्योंकि बी के कुछ एलिमेंट इसके अंदर हैं इसलिए इनका जो सर्कल है ना वो कुछ इसके ऊपर से गुजरेगा। ये जो कुछ गुजरता है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग करना। मतलब कि कुछ एलिमेंट अगर कॉमन में इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट आ रहे हैं तो फिर ये सर्कल इसके ऊपर से गुजरता है। अब जो दोनों, अब ए के जो तमाम एलिमेंट हैं वो ए में लिख दें, बी के बी में लिख दें, लेकिन इन दोनों का ये जो साझा एरिया यहाँ पे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो दोनों के सेम है। ये मैंगो और एप्पल यहाँ पे आ जाएगा, बाकी इनके उधर उधर चले जाएंगे। तो अब जो ये इसके अंदर एलिमेंट वैसे लिखने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए हम लिख देते हैं। अगर ए के सर्कल को देखें कि ए के सर्कल के अंदर ये जो इसके कॉमन थे मैंगो और एप्पल, ये मैंने मैंगो लिखा है, ये नीचे एप्पल भी ना लिखा है, थोड़ा सा बरी करके लिखा है। कैमरे के क्लोज करता हूँ अगर आपको थोड़ा सा क्लियर आ जाए तो। ये ऐसे करके टेढ़ा करके लिखा है ये मैंने। तो दो इसके इधर आ गए, बाकी एक जो इसका बनाना है वो मैंने इस तरह लिख दिया। फिर बी जो सेट था, बी सेट के अंदर थे जो मैंगो और एप्पल हैं, मैंगो और एप्पल इधर आगे साझे हुए और बाकी ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी इधर आ गया। अब हमने उन्होंने क्वेश्चन के अंदर उनकी डिमांड है कि जो आपका इंटरसेक्शन एरिया है वो करें। इंटरसेक्शन मीन साझा। तो इन दोनों सर्कलों में साझा एरिया कौन सा है जहाँ पे दोनों सर्कल मिल रहे हैं, वो ये वाला है। तो आप इसको ऐसे करके भी शेड कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर वो है जहाँ पे हमने ऐसी करके लाइनें ड्रा की हुई हैं। या हम कोई कलर भी कर सकते हैं, तो वो कलर यहाँ पे शो कर देंगे, यहाँ पे ये कलर हुआ है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है। अगर यही सेट इसका यूनियन करना होता तो दोनों सर्कलों को मुकम्मल शेड करना था, सर्कल ऐसे ही बनाने थे। इसका जो बेटा नेक्स्ट पार्ट है इसमें है फाइंड ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, और ये अलग अलग कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। इस वाले असूल को, इस वाले रूल को अगर इसको इक्वल कर दें हम तो ये डी मॉर्गन लॉ बन जाता है। डी मॉर्गन के दो लॉ हैं, एक लॉ ये बन जाता है और एक लॉ ये वाला बन जाता है। तो मैं इसमें जो, क्योंकि इसमें नंबर लिखने काफ़ी मुश्किल है, तो मैं इसके, क्योंकि हमने पहले ए यूनियन बी का पहले निकाला हुआ है, तो ए यूनियन बी का मैं इसका जो है आंसर आपको निकाल देता हूँ, क्योंकि ए यूनियन बी हमने निकाला हुआ है, सिर्फ इसका कम्प्लीमेंट मालूम करना है, वो आपको कर देता हूँ क्योंकि इतने बड़े बड़े जो वर्ड है ना वो लिखने का कोई मुश्किल है। अब बता डी मॉर्गन का ये सारे का जो है ना रूल समझने के लिए मेरी लेटर सी वीडियो मौजूद है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ, आगे लिख दें सनद मनोवर, तो आपके सामने वो ये असूल भी आ जाएगा कि ये क्या है। ये दोनों बातें यही हैं, फिर इसी को उन्होंने इससे प्रूव किया हुआ है कि ये इक्वल हैं, इनको प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं। तो जब हमने ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो होता है ना वो हमने मालूम करना होता है, लेकिन क्योंकि हम वो पहले मालूम कर चुके हैं, ए यूनियन बी ये हम मालूम कर चुके हैं, तो इसलिए ये हमें दोबारा ये मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे, फिर माइनस, फिर इसका जो आंसर आया वो आंसर लिख लेते हैं। तो ये बेटा पहले यूनिवर्सल सेट लिख लिया, बुक के ऊपर आपके ये लिखा ही हुआ है, उसके बाद माइनस, फिर आगे कोई जगह कम थी मैंने वो अगला जो इसका सेट है वो नीचे लिख लिया है, फिर इक्वल इधर ही आना है, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है कि ए की लाइन क्या रही है, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, ये की लाइन है। अब माइनस का मतलब ये होता है कि वो वाले एलिमेंट नीचे आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं है। लेकिन जब हम इसको गौर करें तो हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ना वो ए यूनियन बी के सेट में भी वो तमाम के तमाम हैं, इसलिए इसका और इसका जो आंसर है ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी सेट, इसका आंसर आएगा। तो इसका सेकंड पार्ट है ए कम्प्लीमेंट, हमने मालूम करना है ना ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए सेट को माइनस कर दें, तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये ए सेट आ गया। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं,
तो ये दो एलिमेंट हैं जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। अब मालूम करते हैं बी कम्प्लीमेंट। तो जब बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यूनिवर्सल में से बी सेट को माइनस कर देंगे। तो पहले ये यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स आ गए, फिर ये बी सेट के तमाम एलिमेंट्स आ गए। तो नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। तो ये बेटा बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर था और ये वाला बी कम्प्लीमेंट का आंसर था। तो अब हम इन दोनों का मालूम करना है इंटरसेक्शन, ए कम्प्लीमेंट के आंसर का और बी कम्प्लीमेंट के आंसर का। तो जब हम इसका ये मालूम करेंगे तो पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया ये वाला, फिर इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर, ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर है। इन दोनों का क्या मालूम करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन कि दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो जिस तरह कि उन्होंने नेक्स्ट कहा हुआ कि वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस, तो ये वाला यही जो रूल है असल में रूल ये वाला ही है। तो जो हमने इसके आंसर निकाल लिए, हमने देखना है कि इसका आंसर और इसका आंसर यानी कि ये वाला ये पहले वाला है, ये वाला ये दूसरा है। तो हमने बता देना कि ये दोनों के आंसर आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो क्योंकि हमने ये निकाल लिया है इसलिए मैं पहले कह रहा था कि शायद ये वाले पार्ट ना ही करूं, लेकिन मैंने कर दिया फिर। तो हमने जो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का आंसर निकाला था, ये आंसर आया था, आंसर इसको 1 का नाम दे देते हैं। फिर इसी तरह हमने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मालूम करने के लिए पहले हमने ये ए कम्प्लीमेंट मालूम किया, फिर बी कम्प्लीमेंट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो जो इनका इंटरसेक्शन का आंसर आया वो आंसर 2। तो दोनों आंसरों से हमने देखा कि आंसर 1 और आंसर 2 दोनों एम्प्टी सेट ही आए हैं। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट, जो भी उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने लिख दिया। इसी को डी मॉर्गन का लॉ बोलते हैं। डी मॉर्गन के 2 लॉ हैं, उनमें से एक लॉ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ सेट्स के पेयर दिए हुए हैं। इन पेयर जो दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं, इनके बारे में बताना है कि ये डिसजॉइंट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग क्या होता है स्टूडेंट के माइंड में सबसे पहले ये बात ही आती है। जब ये बात समझ में आ जाए तो आगे कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। डिसजॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल अलग-अलग, कोई उसमें सेम नहीं है। 2 सेट है ना, उनके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो वो डिसजॉइंट है। जॉइंट का मतलब जुड़ा होना और डिसजॉइंट का मतलब ना जुड़ा होना, दूर दूर होना। तो इस तरह इनके जो एलिमेंट अगर सेम ना हो तो डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग उस वक्त होते हैं कि जब उन दोनों सेटों के एलिमेंट कुछ आपस में सेम हों, तो उनको ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। तो अब जो पहला पेयर दिया हुआ है इसमें देखें कि चाहे एक एलिमेंट भी सेम आ जाए ना तो वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं। इसमें देखिए 6 इधर भी है, 9 भी, 6 इधर भी है, 9 भी, तो ये ओवरलैपिंग है। अब इधर देखिए सेकंड जो पेयर है सी और डी का, इसके आंसर में हम लिख देंगे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो नेक्स्ट सी और डी है, इसमें देखो ए बी एक्स वाई है, इसमें ए बी एक्स वाई इसमें में से कोई भी नहीं है। जो इधर है वो इधर नहीं है, जो इधर है उधर नहीं है। ये हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट। सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट। तो सेकंड वाले का इस तरह करके हम आंसर लिख देंगे। थर्ड पार्ट में ये 3 एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें देखें कि हमें नज़र आ रहा है कि गॉड इसमें दोनों तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब सेम आ जाए, कुछ ना कोई एलिमेंट सेम हो जाए तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो थर्ड का ऐसे कर लिख देंगे ई एंड एफ आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब फोर्थ पार्ट में जी में क्यू आर एस टी, इसमें देखें क्यू आर एस टी में से कोई भी नहीं है। इसके एलिमेंट इसमें नहीं है, दूसरे इसमें नहीं है। जिनके एलिमेंट बिल्कुल अलग-अलग हों, आपस में सेम ना हो, तो होता है डिसजॉइंट सेट। ये दोनों सेट्स का जो पेयर है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। तो इस तरह इन सेट्स को जब हमने एक पेपर में लिखा होगा तो उसके सामने हम ऐसे करके लिख देंगे डिसजॉइंट सेट्स। इस क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये ए सेट दिया हुआ है और ये बी सेट दिया हुआ है। ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव सेट्स। इन सेट्स को शो करने के लिए आपने वेन डायग्राम बनाना है टू इलस्ट्रेट देयर रिलेशन। तो उनका आपस में क्या रिलेशन है ये भी बताना है। अब देखें कि ये तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का जब वेन डायग्राम बनाते हैं ना वो इस तरह रेक्टेंगल शेप में आ जाता है, ठीक हो गया। ये आ गया यूनिवर्सल सेट। इसके बाद दूसरे सेटों पे आपने गौर करना होता है।
यहाँ पे तीन तरह की सिचुएशनें होती हैं। एक सिचुएशन यहाँ पे दी हुई है कि जैसे हम देखें कि ए के जो दोनों एलिमेंट हैं, ए के जो दोनों एलिमेंट हैं ये सेट बी में भी हैं, 1 2 इधर भी है, 1 2 इधर भी है, मतलब कि ये ए सेट इसका सब सेट है, ये सब सेट है ना, यानी छोटा सेट है इसी का। तो जो छोटा सेट होता है उसको अंदर हमने ड्रा करना होता है ऐसे, ये ए सेट है, ये ए सेट किसका सब सेट है, ये ए सेट जो है ये सेट बी का सब सेट है। तो बी सेट को हम इसके ऊपर ड्रा करेंगे, यानी कि वो सेट ये बी सेट का सर्कल है, ठीक है। तो सब सेट अंदर आएगा और जो बड़ा सेट है वो उसके बाहर आएगा। लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये यूनिवर्सल सेट के दोनों ही सब सेट होते हैं, इसलिए ये बॉक्स के अंदर ही बनते हैं हमेशा। तो अब ए के अंदर ए के एलिमेंट लिख लें 1 और 2, और ये जो कुछ भी इस ब्लैक सर्कल जो बी का सर्कल बनाया ना, इसके अंदर जो कुछ भी है वो बी के एलिमेंट भी हैं, ठीक है ना। ए के अंदर जो कुछ है वो बी का ही है, यानी बी के पेड़ में जो कुछ है ना वो बी नहीं खाया हुआ है, चाहे वो उसके अंदर ए है। अब देखिए 1 2 आ गया, बाकी रह गया 3 और 4, ये कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे, 3 और 4। तो अब अगर बी को देखें तो ये बी के अंदर 1 2 3 4 ये सारे हैं, लेकिन ए के अंदर 1 2 ही हैं। इसके बाद आप अगर फर्दर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि अब यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट यहाँ आ चुके हैं वो तो यहाँ आ गए, जो बाकी रह गया वो इन सर्कल्स के बाहर लिख देंगे हम। जैसे 4 तक आ गया ना, 1 2 3 4 तक यहाँ आगे 5 6 7, ये जहाँ मर्जी आप लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पेस मिलती है 9, इसके दरमियान में कॉमा नहीं डालना। तो ये देखिए अगर आप इस सारे सेट को देखें, जो रेक्टेंगल है इसके अंदर ये सारी काउंटिंग 1 से लेकर 9 तक सारी आ चुकी है, ये सारे इसी के होते हैं। तो जिस तरह मैंने एक लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था ना कि ये इसके सब सेट ही होते हैं, इसी के अंदर ही होते हैं। तो ये बेटा इसका रिलेशन बन चुका है, इनका वेन डायग्राम के अंदर जो भी रिलेशन था वो शो हो चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर है लिस्ट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो जब भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात आती है तो स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। आइए पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके तमाम सबसेट्स बना देता हूँ कि जब भी सबसेट बनाते हैं तो सबसे पहला जो सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद तमाम एलिमेंट्स को हमने बारी बारी अलग अलग सेट्स के अंदर क्लोज करना होता है। जी को अलग से क्लोज किया और एच को अलग से क्लोज किया। इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई इस तरह नहीं है कि एलिमेंट कोई और आ गए तो फार्मूला और है। जो भी एलिमेंट दिए होंगे उनको अलग अलग कर देना है। इसके बाद अगर दो ही एलिमेंट हैं तो दोनों का ये बन चुका है। तो ये देखें इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, इधर किसी के अंदर दो एलिमेंट नहीं है, तो ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं। जो लास्ट वाला सेट बनेगा ना वो उसके अंदर दोनों के दोनों आ जाते हैं। तो ये हमने बनाना नहीं है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है जो यहां तक है ना, ये वाले प्रॉपर सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट। और जो ये वाला है ये बिल्कुल इसके इक्वल होता है, ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने प्रॉपर सबसेट पूछे हैं, तो प्रॉपर में हमने ये लास्ट वाला जो सेट होता है ना ये नहीं लिखना। इम्प्रॉपर सबसेट को हम इक्वल सेट भी कहते हैं, इसका नाम मैथ के अंदर इक्वल सेट भी होता है। तो ये वाला सेट नहीं लिखना। इसके अलावा जो इससे असल सेट के ओरिजिनल सेट से जो छोटे सेट होते हैं वो तमाम हमने लिखने हैं। तो इस तरह ये वाला सेट है, इसके जब हम पहले प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले बिना सोचे समझे एम्प्टी सेट लिखना होता है हमने। फिर हर एलिमेंट को अलग अलग हमने क्लोज करना होता है। फिर 7, फिर 9, फिर पहले 5 को 7 के साथ पेयर बना के एक सेट बना देना होता है। फिर 5 को 9 के साथ, 5 को 9 के साथ। जब भी अगला सेट लिखना है दरमियान में कॉमा आएगा। अगर दो एलिमेंट है उनके दरमियान में भी कॉमा। 5 के साथ सबका पेयर बन चुका है। अब 5 को हटा देना है, आगे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को आगे ज्वाइन करना है, 7 और 9। अब जो नेक्स्ट बारी है ना वो इन सारे सेट की है। सारे सेट को हमने नहीं लिखना, क्योंकि सारा सेट लिखेंगे तो वो बिल्कुल वो हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, जैसा मैंने पहले बताया है। तो इस क्वेश्चन में है कि सिर्फ प्रॉपर सबसेट ही लिखने हैं। तो
तो यहाँ पे आप लिख भी लें प्रॉपर सबसेट। तो अगर तमाम के तमाम लिखने हो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो लास्ट बारी इसी की है, कॉमा लगा के ये वाला सेट यहाँ लिख देंगे। तो इसके प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले एम्प्टी सेट। जब भी सबसेट की बात है तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है बिना कोई बात सोचे। उसके बाद तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग करके लिख लेना है। ये हो गया। अब अगर दोनों को, अब इस एक के बाद दो की बारी होती है, अगर हम ये दोनों लिखते हैं वो तो बिल्कुल इसके इक्वल हो जाएगा ना, वो फिर इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो हमारे प्रॉपर सबसेट ये तमाम बन चुके हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर दिए हुए हैं हर पार्ट के अंदर आगे के सामने पेयर दिया हुआ है, इन पेयर को अच्छी तरह से आप इनको देखो, पहचानो और बताओ एज अ डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट और नीदर, या कोई भी नहीं है। तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में यही आता है कि डिसजॉइंट क्या होता है एंड ओवरलैपिंग क्या होता है। अगर अकेला जॉइंट पे ना, अगर अकेला हम जॉइंट पढ़ें तो जॉइंट जो हमारे हड्डियों के जॉइंट होते हैं ना, जोड़ कहते हैं, वो भी होते हैं। और डिसजॉइंट मीन के ना जुड़े हुए जो अलग अलग होते हैं। तो डिसजॉइंट वो दो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट आपस में कोई एलिमेंट भी उनका सेम नहीं होता, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता। तो ओवरलैपिंग सेट वो दो सेट होते हैं जिनका कम से कम एक एलिमेंट आपस में सेम ज़रूर होता है। ठीक है ना, ओवरलैप होता है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। मीन यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कह लें, यहाँ पे ये वेन डायग्राम के हिसाब से ये बात कर रहे हैं। तो डिसजॉइंट बिल्कुल अलग-अलग होना है, कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना होना, और इसमें कम से कम एक ज़रूर एक जैसा हो, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होगा तो हम कहेंगे ना कुछ इसके एलिमेंट सेम है। ओवरलैपिंग का मतलब समझ लें कि कुछ सेम कह लें ऐसे। अब देखें ए एंड बी, पहला पार्ट है, इसमें एस हमें कॉमन नज़र आ गया, बाकी की बात छोड़ो, कम से कम एक भी नज़र आ गया तो ये ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग। अब इसमें देखें फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर ऑफ 33, पहले हम इनके फैक्टर निकालेंगे फिर पता चलेगा कि इसमें कुछ ओवरलैपिंग है कि नहीं है। लेकिन अगर हम ज़बानी भी देखें तो इसके जो फैक्टर होते हैं, या मैं निकाल ही देता हूँ आपको। तो इसके जो फैक्टर जब निकाले हैं तो देखें जो 24 है ये इन नंबर से डिवाइड होता है, और 33 इन नंबर से डिवाइड होता है। तो बच्चों के माइंड में अक्सर आता है कि ये फैक्टर और प्राइम फैक्टर का भी जो मीनिंग है ना, ये भी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। प्राइम फैक्टर और होते हैं, वो इस तरह करके मालूम करते हैं, वो होते हैं प्राइम फैक्टर। लेकिन ये जो होते हैं ना फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये नंबर किन किन टेबल से डिवाइड होता है। तो ये आप देखें कि इसमें कम से कम हमें ये और ये सेम एलिमेंट आ रहे हैं ना। तो अगर सेम आ जाए तो वो सेट कौन सा होता है, वो ओवरलैपिंग सेट होते हैं, ओवरलैपिंग सेट। इस तरह ये नेक्स्ट देखें जो थर्ड पार्ट है, इसमें पी क्यू आर एस है और एफ में 2 3 4 5 है। इधर अल्फ़ाबेट्स हैं, इधर नंबर्स हैं, तो इसमें तो क्या कॉमन होना है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट। ठीक है। अब जी पार्ट है, इसमें देखें ये नंबर दिए हुए हैं 11 21 31 41, ये सारे 1 1 वाले एंड पे हैं। इधर देखें ये 1 1 वाला कोई भी नहीं है, ये सारे 5 5 वाले ही हैं एंड पे। तो ये भी आपस में कोई एलिमेंट भी इसका सेम नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट। इनके आगे आपने लिख देना है डिसजॉइंट सेट। इसका अब वी पार्ट जो 5 पार्ट है, इसमें 2 4 6 8 10। अब इधर देखें ये सारे इवन नंबर हैं और ये सारे ऑड नंबर हैं। तो अब इसमें भी आपस में कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट। आई एंड जे आर डिसजॉइंट सेट, इसके आगे ये लिख देंगे। इस क्वेश्चन में है U इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, U सेट के अंदर तमाम की तमाम ट्राइंगल्स हैं। E इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती हैं जिनकी तमाम साइड इक्वल होती हैं, ये तमाम साइडें बराबर होती हैं। और F सेट इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी सिर्फ दो साइडें इक्वल होती हैं, तीनों नहीं, सिर्फ दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं। इफ U इज द यूनिवर्सल सेट, U इनका यूनिवर्सल सेट है। ड्रा अ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशन बिटवीन द सेट U, E एंड F, इन सेटों के दरमियान क्या रिलेशन बनता है वो शो करें। तो हमें पता चल गया कि F और E
इनकी ट्रायंगल हैं ही मुख्तलिफ हैं, कोई इसमें सेम नहीं है, क्योंकि जो इक्विलेटरल की तीनों इक्वल साइडें होती हैं और एफ की जो एसोसलस है इसकी सिर्फ 2 साइडें इक्वल होती हैं। तो ये सेट और होता है, ये सेट और होता है। तो ये मैंने इन सेट्स को इस तरह लिख लिया, यू सेट, ई सेट और एफ सेट। अब इसको हमने इस फॉर्म में बनाना है वेन डायग्राम में। तो जैसा कि मैंने बताया कि ई इसमें और इसमें कोई ट्रायंगल भी सेम नहीं होती, इसकी अलग से सर्कल बनेगा इसका और दूसरे का अलग से सर्कल बनेगा, इसका कोई पार्ट भी आपस में कॉमन नहीं है। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो बन चुकी है। अगर आप ज़्यादा भी अंदर लिखना चाहें तो इसके अंदर ई वाले के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लें और एफ के अंदर जो इसका ट्रायंगल्स हैं उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आंसर इसका आ चुका है। तो मैंने छोटे छोटे करके नाम ऐसे लिख दिए हैं जो ये वाले थे। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन है फाइंड x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स इफ x y माइनस एक्स इफ ये x दिए हुए हैं ये y दिए हुए हैं, इनमें डिफरेंस मालूम करना है। वैसे इसका सही वर्ड इसको डिफरेंस बोलते हैं, x डिफरेंस y, लेकिन जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं माइनस, तो हमने इसको माइनस ही बोलते जाना है। तो ये पहला पार्ट है, इसमें ये x सेट है ये y सेट है। तो x माइनस वाई जब मालूम करेंगे तो पहले x सेट आ जाएगा फिर माइनस y सेट आ जाएगा। तो पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लें तो बाकी क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं है। दूसरे को पहले में नहीं देखना, सिर्फ पहले वाले एलिमेंट को दूसरे सेट में देखना है कि अगर तो उधर हैं फिर नीचे नहीं आएंगे। अगर पहले सेट के एलिमेंट जो है वो दूसरे में नहीं है वो नीचे आ जाएगा। या देखो ए इधर है इधर भी है नहीं आएगा, ई इधर है ई इधर भी है नहीं नीचे आएगा, आई इधर है उधर आई नहीं है तो ये नीचे इसके आंसर वाले सेट में आ जाएगा। ओ इधर है उधर ओ नहीं है ओ भी आ जाएगा। इसका यू इधर है यू उधर नहीं है ये भी आ जाएगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब हम मालूम करते हैं y माइनस एक्स। तो अब दूसरे वाले पार्ट में देखें कि सिर्फ इसमें डिफरेंस में हमेशा पहले सेट को देखना होता है कि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में है या नहीं है। ए इधर भी है ए उधर भी है नहीं आएगा, बी इधर है बी उधर नहीं है बी आ जाएगा, सी इधर है उधर सी नहीं है ये भी आ जाएगा, डी इधर है उधर डी नहीं है ये भी आ जाएगा, ई इधर है ई उधर भी है नहीं आएगा, एफ इधर है एफ एलिमेंट उधर नहीं है तो एफ भी आ जाएगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये सेकंड पार्ट में x है 1 2 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर हैं और y सारे इवन नंबर हैं। तो इसमें देखें कि जब हम इनमें x माइनस वाई मालूम करेंगे तो पहले सेट में सारे इवन नंबर जो ऑड नंबर हैं, दूसरे में तो ऑड नंबर कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब कि सारे का सारे नीचे सेट आ जाएगा 1 3 5 एंड 7। इसके आगे भी डॉट डॉट है तो यहाँ पे भी हम डॉट डॉट डाल के ये इसका आंसर आ गया। अब हम y माइनस एक्स मालूम कर लेते हैं। तो अब इस वाले पार्ट में देखें कि माइनस का मतलब यही होता है ना कि वो वाले एलिमेंट तमाम नीचे आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं है। तो इसमें देखें कि ये सारे इवन नंबर हैं, इधर तो इवन नंबर कोई भी नहीं है। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट पहले सेट वाले हम नीचे लिख देंगे। मीन आगे डॉट डॉट चल रहा है यानी कि आगे कंटिन्यू है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में है x इक्वल टू है सेट ऑफ इंटीजर्स और y में है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले होल नंबर बता देता हूं आपको। होल नंबर होते हैं जो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कुछ काउंटिंग ऐसी भी है जो 0 से नीचे भी होती है, उसको नेगेटिव के नंबर वो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यानी ये वाले भी और सारे नेगेटिव नंबर वाले भी वो सारे मिलके बन जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर में पॉजिटिव के नंबर भी होते हैं जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, प्लस का 1 तो है ही है ना, ये इसको -1 प्लस -1 प्लस -2 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और 0 से जो नीचे वाला नंबर होता है -1 -2 और इधर को भी ऐसे डॉट डॉट डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी 0 से नीचे वाले नंबर नेगेटिव में और 0 से ऊपर वाले नंबर पॉजिटिव में, ये 0। तो इनको अगर हम ऐसे करके लिख दें ना +-1, इसका मतलब होता है ये प्लस का 1 भी है माइनस का 1 भी है। यानी ये वाला माइनस का 1 भी है और ये प्लस का 1 भी है। ये +-2 का मतलब ये प्लस का 2 भी है और ये माइनस का 2 भी है। इसका शॉर्ट फॉर्म में इनको ऐसे करके लिखा जाता है। अब इनका आपको समझ में आ गया होगा
कि इसमें पॉजिटिव वाले भी हैं, नेगेटिव वाले भी हैं, ज़ीरो भी हैं, लेकिन इसमें ज़ीरो से लेके होल नंबर में सारे पॉजिटिव वाले नंबर ही होते हैं। अब इनका डिफरेंस मालूम करते हैं। तो अब इसमें ये सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव अकेला नंबर हो तो पॉजिटिव का साइन लिखा नहीं जाता। तो अब देखें यहाँ पे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं, दूसरे में नहीं है। इधर नेगेटिव वाले नंबर वो हैं जो इधर तो हैं, यानी कि 0 1 2 3 पॉजिटिव वाले तो उधर भी हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाले नंबर हैं वो इधर हैं, लेकिन दूसरे सेट में ये एलिमेंट नहीं है। तो सिर्फ नेगेटिव वाले इसमें आ जाएंगे। तो अब बेटा जब हम y माइनस एक्स मालूम करेंगे तो पहले y सेट आ गया, फिर x सेट आ गया, इसके 0 प्लस का 1 जो 1 2 3 है ये इधर भी है, 0 ये प्लस 1 प्लस 2 इधर भी है। तो इसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इधर भी ना हो, सारे के सारे इधर जो है ना वो सारे के सारे इधर भी हैं। तो इसका आंसर एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग 1 2 3 से स्टार्ट होती है वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में मैं इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ, वो दोबारा से आपके सामने लेके आता हूँ। वैसे तो इंटीजर्स के अंदर 0 से लेके ये 1 2 3 ये वाले भी होते हैं, और 0 के नीचे वाले -2 -3 माइनस ये सारे यानी कि नेगेटिव नंबर भी सारे होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में है पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 1 2 से शुरू होते हैं, ठीक है ना। 0 ये पॉजिटिव नहीं होता, ये 0 होता है, ये ना ही पॉजिटिव में काउंट होता है ना ये नेगेटिव में काउंट होता है, ये एक न्यूट्रल नंबर होता है। तो उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो पॉजिटिव इंटीजर में भी 1 2 3 से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह देखें ये पॉजिटिव इंटीजर ये वाले हैं। अब x माइनस वाई और y माइनस एक्स मालूम करते हैं। देखें x की वैल्यू भी वही है, y की वैल्यू भी वही है, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो पहले सेट में है और दूसरे में ना हो। तो लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसी तरह जब y माइनस एक्स मालूम करेंगे तो y का सेट हमने पहले लिखा है और x का बाद में। तो इसमें भी देखिए y के तमाम एलिमेंट x में भी वो तमाम के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। तो लिहाजा इनका जो आंसर आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में x इक्वल टू एक्स वाई जी है और y इक्वल टू एम्प्टी सेट है। तो जब हम x माइनस वाई मालूम करेंगे तो x सेट पहले आ गया माइनस वाई सेट। तो यहाँ पे वो वाले तमाम एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे हैं, उस तरह तो है ही एम्प्टी सेट, तो ये सारे के सारे एलिमेंट नीचे आ जाएंगे। यानी ये वाले एलिमेंट इस सेट में हैं लेकिन उसमें नहीं है। लेकिन जब हम करते हैं y माइनस एक्स मालूम करते हैं तो y सेट एक एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट में से इसको माइनस करेंगे तो नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में होंगे। तो पहले सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा y माइनस एक्स का जो आंसर आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा।